हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल एम के केमिकली योर्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम हिंदी मीडियम में रसायन विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के टॉपिक अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स की। यदि आप इनकी परिभाषा देना चाहते हैं तो अमाइनो एसिड्स वे जैव अणु हैं जिनमें दो प्रकार के क्रियाशील समूह होते हैं। अमाइनो ग्रुप NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। मीन्स अमाइनो एसिड्स वे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनके पास अमाइनो ग्रुप उपस्थित होता है। यदि आप इनके सामान्य सूत्र की बात करें तो एक कार्बन के पास COOH समूह होगा, NH2 समूह होगा और इसी कार्बन के साथ एक एल्काइल या एराइल समूह भी जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके पास NH2 और COOH दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित रहते हैं उनको एमाइनो अम्ल कहा जाता है। चलिए हम बात करेंगे कि अमाइनो अम्ल को किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं। एमाइनो अम्लों को क्लासिफाई करने के तीन तरीके हैं। पहला है अमाइनो समूह की स्थिति के आधार पर, दूसरा आवेश के आधार पर और तीसरा शरीर में संश्लेषण हो सकता है या नहीं इस आधार पर। तो चलिए हम एक एक कर सबको समझते हैं। अमीनो समूह की स्थिति के आधार पर अमाइनो एसिड्स तीन प्रकार के होते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड्स, बीटा अमाइनो एसिड्स और गामा अमाइनो एसिड्स। ये किस प्रकार होगा? यदि NH2 समूह अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अल्फा अमाइनो एसिड। यदि अमाइनो समूह बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो बीटा अमाइनो एसिड। और इसी प्रकार यदि अमाइनो समूह गामा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप इसको गामा अमाइनो एसिड्स कहेंगे। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन हम किसको कह रहे हैं। देखिए, अमाइनो अम्लों में मुख्य क्रियात्मक समूह COOH होता है। COOH समूह के जस्ट पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। अल्फा कार्बन से अगले कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है और बीटा कार्बन से अगले कार्बन को गामा कार्बन कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अगला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से अगला कार्बन गामा कार्बन। तो इस प्रकार आप अमाइनो एसिड्स को अल्फा, बीटा और गामा इन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहां याद रखने वाली बात यह है कि जैव अणु के रूप में कार्य करने के लिए अल्फा अमाइनो एसिड्स ही काम आते हैं। 22 अमाइनो एसिड्स जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं उनकी जानकारी है और वो ही जैव अणु बनाने के काम में आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आवेश के आधार पर अमाइनो एसिड्स को कैसे विभाजित किया जाएगा। देखिए, इस आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। एक अम्लीय, दूसरे क्षारीय और तीसरे उदासीन। ये वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? देखिए, यदि किसी अमाइनो एसिड के पास एक अमीन समूह और एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड समूह उपस्थित हो तो इसको उदासीन कहेंगे। देखिए,
क्योंकि एक बेसिक समूह NH2 समूह उपस्थित है, एक अम्लीय समूह कार्बोक्सिलिक एसिड समूह उपस्थित है, तो ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और इस तरह के अमाइनो एसिड्स को उदासीन अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ग्लाइसिन, वैलिन, एलानाइन एटसेट्रा। अब बारी आती है अम्लीय अमाइनो एसिड्स की। तो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह 2 हो और अमाइनो समूह 1 हो, तो इसका मीनिंग हुआ कि एक अम्लीय समूह अधिक है। तो इस प्रकार के एमिनो अम्लों को आप अम्लीय अमीनो अम्ल कहेंगे, जैसे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। क्षारीय में क्या होगा? क्षारीय में अमीन समूह ज़्यादा होंगे, यानी इनकी संख्या 2 होगी, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड 1 ही होंगे। जैसे लाइसीन, ये एक क्षारीय अमाइनो एसिड है। आर्जिनाइन, हिस्टाइडीन, ट्रिप्टोफेन, ये सभी क्षारीय अमाइनो अम्ल हैं। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट वर्गीकरण की, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शरीर में संश्लेषण के आधार पर देखिए, कुछ अमाइनो अम्ल हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते, उनको आवश्यक अमीनो अम्ल या असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। हमारी बॉडी इनको नहीं बना सकती और हमें इन्हें अपने फूड में लेना जरूरी है, यानी ये असेंशियल हैं। जैसे लाइसीन, हमारी बॉडी इसको नहीं बना सकती, हमें अपने फूड में लेना होगा। ल्यूसीन, वेलाइन, ये सभी आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। इन्हें हमें अपनी बॉडी में ले जाने के लिए फूड ही एक माध्यम होगा। दूसरे आते हैं अनावश्यक अमाइनो एसिड्स, जिनको हमारी बॉडी बना सकती है, अपने आप बना सकती है, और हमें इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ग्लाइसिन, एलानाइन। अब यदि हम बात करते हैं अमीनो अम्लों के गुण धर्मों की, इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण किस प्रकार हैं, तो अमीनो अम्ल रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अल्प विलय होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड समूह और अमाइनो समूह दोनों ही हाइड्रोजन आबंध बनाने वाले समूह हैं। अब हम बात करते हैं कि अमाइनो अम्लों के पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं। तो आप यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि ग्लाइसिन के अलावा, जो ग्लाइसिन अमाइनो अम्ल है, इसके अलावा बाकी सभी अमाइनो अम्ल प्रकाशीय समावयवता दिखा सकते हैं। ग्लाइसिन में ऐसा क्यों नहीं होता, आप इसको एक बार समझ लीजिए। ग्लाइसिन का फॉर्मूला है NH2 CH2 COOH। ग्लाइसिन के इस कार्बन के पास एक जैसे 2 हाइड्रोजन समूह होने की वजह से ये प्रकाश सक्रिय नहीं होता, इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे, उनके पास ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से अमाइनो एसिड्स प्रकाश समावयवता को प्रकट कर सकते हैं। केवल कौन नहीं कर सकता? ग्लाइसिन। केवल अगर आप ग्लाइसिन को छोड़ दें तो बाकी सभी अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यदि हम इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले सभी अमाइनो एसिड्स का
कॉन्फ़िगरेशन L होता है। देखिए दो प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक D और एक L। देखिए जो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है अगर उसका H लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये D कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, लेकिन अगर H राइट हैंड साइड में है तो ये L कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो नेचर के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स मिलते हैं वो सभी L कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अब अमाइनो एसिड्स के बारे में आता है, ज्वीटर आयन बनाने का। देखिए जब भी आप किसी अमाइनो अम्ल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह अपना एक प्रोटॉन रिलीज कर देता है और उस प्रोटॉन को एमाइनो समूह लोन पेयर होने की वजह से एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए अगर आपके पास एक अमाइनो एसिड है NH2 CHR COOH, जब आप इसको एक्वस मीडियम में लेंगे तो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर NH2 बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और COOH बन जाएगा COO निगेटिव। तो इस प्रकार एक आयन बनेगा जो धनावेश और ऋण आवेश दोनों रखता है, और ऐसे आयन जिनके पास धनावेश और ऋण आवेश दोनों उपस्थित हों उसको आप कहेंगे ज्वीटर आयन। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्वीटर आयन से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही आंसर देना होगा कि ऐसे आयन्स जिनमें धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित हों ज्वीटर आयन कहलाता है। अमाइनो एसिड्स के अंदर ज्वीटर आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है समविभव बिंदु, जिसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए हो जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु क्या होता है? देखिए किसी pH पर कोई अमाइनो अम्ल धनायन सिर्फ धनायन के रूप में काम करता है और किसी pH पर अमाइनो अम्ल केवल ऋणायन के रूप में काम करता है। देखिए आप इसको समझ लीजिए, अगर pH बहुत कम है मतलब माध्यम अम्लीय है, यानी हमारे पास बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो यदि हम ये प्रोटॉन्स उपलब्ध करा देते हैं तो कार्बोक्सिलिक आयन समूह इन प्रोटॉन्स को टेकअप कर लेगा अगर प्रोटॉन्स उपलब्ध हों, यानी pH कम हो, लो pH। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अमाइनो एसिड केवल धनायन के रूप में काम करेगा, अब इसके पास ऋण आवेश नहीं है। और यदि हम pH ज़्यादा रखते हैं, मीन्स माध्यम को अम्लीय रखते हैं तो क्षारीय रखते हैं, तो क्षारीय माध्यम में जो हाइड्रोक्सिल आयन्स उपस्थित होंगे वो हाइड्रोक्सिल आयन NH3 पॉजिटिव समूह से एक प्रोटॉन टेकअप कर लेंगे। देखिए किस तरह से, अगर हमारे पास NH3 पॉजिटिव समूह है, CHCOO नेगेटिव समूह है और हम माध्यम को क्षारीय बना देते हैं, यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध करा देते हैं, तो यहाँ से एक प्रोटॉन OH के पास चला जाएगा पानी बनाने के लिए और NH3 वापस NH2 पे बदल जाएगा, और ऐसी स्थिति में हमारा ज्वीटर आयन केवल ऋणात्मक आयन के रूप में काम करेगा। तो देखिए मैंने आपको समझाया कि किसी pH पर अमाइनो अम्ल केवल धनायन होते हैं और किसी दूसरी pH पर अमाइनो अम्ल केवल ऋणायन होते हैं, लेकिन जिस pH पर अमाइनो अम्ल ज्वीटर आयन के रूप में काम करते हैं उस pH को समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। परिभाषा को आप एक बार फिर समझ लीजिए, वह pH जिस पर अमाइनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है तथा इसकी रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है,
यानी अब ये ना तो धनायन के रूप में काम करेगा, ना ये ऋणायन के रूप में काम करेगा, अब ये एक ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा। तो उस पीएच को समविभव बिंदु कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के आबंध यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर में, एक ग्लाइकोसाइडिक आबंध, एक पेप्टाइड आबंध और एक फॉस्फेट आबंध। ग्लाइकोसाइडिक आबंध हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पेप्टाइड आबंध की। देखिए पेप्टाइड आबंध क्या होता है। पेप्टाइड आबंध एक एमाइड आबंध है। पेप्टाइड आबंध एक अमाइड आबंध है। जब 2 अमाइनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो एक अमाइनो अम्ल का COOH समूह और दूसरे अमाइनो अम्ल का NH2 समूह एक संघनन अभिक्रिया करते हैं, पानी का लॉस करते हैं और दोनों एक अमाइड लिंकेज के साथ जुड़ जाते हैं। उसी अमाइड लिंकेज को पेप्टाइड आबंध कहते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, आप जरा ध्यान दीजिए। हमारे पास ये पहला अमाइनो एसिड है, ये इसका COOH समूह है। ये दूसरा अमाइनो एसिड है, मैंने इसके NH2 समूह को HNH लिख लिया है और ये COOH समूह इसका हुआ। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से OH समूह और यहाँ से H, ये पानी बना करके बाहर निकल जाएंगे और ये CO और ये NH समूह आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। देखिए किस तरह से बॉन्ड पूरा होगा, H2N CHR CO NH, ये दूसरे मॉलिक्यूल का NH है, CHR COOH। अब देखिए ये जो बॉन्ड यहाँ बना है इसको आप कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखिए एक बार फिर समझ लीजिए कि पेप्टाइड बॉन्ड एक अमाइड आबंध है जो 2 अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है और इससे जो स्ट्रक्चर तैयार होगी उसको आप कहेंगे डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड क्यों? क्योंकि केवल 2 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े। यदि इसी काम को 3 अमाइनो एसिड्स मिलकर करेंगे तो ट्राईपेप्टाइड बनेगा, अगर 4 करेंगे तो टेट्रापेप्टाइड बनेगा और अगर बड़ी संख्या में बहुत सारे अमाइनो अम्ल पेप्टाइड आबंध से जुड़ जाएंगे तो आप बनने वाली स्ट्रक्चर को कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। देखिए ये नाम आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। पॉलीपेप्टाइड क्या है? अमाइनो एसिड, बहुत सारी संख्या में अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनी स्ट्रक्चर को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और इनमें आबंध कौन सा होता है? पेप्टाइड आबंध। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 अमाइनो एसिड्स भाग लेंगे तो डाईपेप्टाइड, 3 लेंगे ट्राईपेप्टाइड, 4 लेंगे टेट्रापेप्टाइड और अगर बहुत सारे होंगे तो पॉलीपेप्टाइड। देखिए इन्हीं पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन्स बनते हैं। तो जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका सीधा लिंक किसके साथ है? प्रोटीन्स के साथ। तो प्रोटीन किससे बने हुए होंगे? अमाइनो एसिड से। और उनके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेंगे? बहुत सारे अमाइड लिंकेज बनने से। अमाइनो एसिड्स आपस में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में बहुत सारी अमाइड लिंकेज बना करके पॉलीपेप्टाइड चेन में बदल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि अमाइनो एसिड्स का क्या महत्व है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो अमाइनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन्स को बनाने का काम करते हैं। इनके बिना प्रोटीन्स बन ही नहीं सकता है। तो हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। हमारी बॉडी की जो वृद्धि है उसके लिए अमाइनो एसिड्स बहुत ज़रूरी हैं। हार्मोन्स इनसे बनते हैं, एंजाइम्स इनसे बनते हैं। ये हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकालते हैं और प्रोटीन्स का निर्माण तो ये करते ही हैं। ठीक है।
अब बारी आ जाती है प्रोटीन्स की, जिसके लिए हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ा, वो है प्रोटीन्स। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के जैव बहुलक हैं। अमाइनो एसिड्स के जैव बहुलक, इनको आप प्रोटीन्स कहते हैं। इनका अणुभार बहुत अधिक होता है, इसलिए ये जटिल यौगिक की कैटेगरी में आते हैं। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि ये नाइट्रोजन से बने हुए जटिल यौगिक हैं और इनका जल अपघटन कराने पर अल्टीमेटली हमें अलग अलग प्रकार के अमाइनो अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है। प्रोटीन का वर्गीकरण अब आ जाता है। प्रोटीन का वर्गीकरण देखिए, प्रोटीन को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है रेशेदार प्रोटीन, एक है गोलाकार प्रोटीन, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। देखिए, जो रेशेदार प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, हमारे बाल हैं, वहाँ पाई जाती हैं। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये ब्लड के अंदर होती हैं, एंजाइम्स के अंदर होती हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, दोनों बनी तो पॉलीपेप्टाइड चेन से ही हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो रेशेदार प्रोटीन है इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स की लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं और ये एक दूसरे के साथ सल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन आबंध से जुड़ी होती है। जबकि जो गोलाकार प्रोटीन है इसमें क्या होता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक ही स्थान पर कोइल्ड होना शुरू हो जाती है। जैसे ऊन का गोला, आप ऊन लपेट करके उसका गोला बनाते हैं, इस तरह से वो कोइल्ड होती चली जाती है और उससे गोलाकार प्रोटीन मिलती है। तो जो गोलाकार प्रोटीन है वो आपको कहाँ मिलेगी? जैसे ब्लड के अंदर या जो एंजाइम्स हैं इनके अंदर। और रेशेदार प्रोटीन आपको कहाँ मिलती है? मसल्स में। मसल्स में जो मायोसिन प्रोटीन है वो रेशेदार प्रोटीन ही होती है। हमारे बालों में जो केराटिन प्रोटीन होती है ये भी रेशेदार प्रोटीन की कैटेगरी में आती है। अब अगर आप जल अपघटन के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन। सामान्य प्रोटीन के जल अपघटन कराने पर आपको सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड का मिक्सचर मिलेगा, अल्फा अमाइनो एसिड्स, और कुछ नहीं मिलेगा, केवल अल्फा अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर मिलेगा। लेकिन जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, संयुग्मित प्रोटीन, इसमें आपको अमाइनो एसिड के अलावा दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं वो भी मिल सकते हैं। उन दूसरे सब्सटेंसेस को आप कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन में अल्फा अमाइनो एसिड्स के साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। या अगर आप न्यूक्लियो प्रोटीन लेंगे तो इनमें आपको अल्फा अमाइनो एसिड के साथ साथ डीएनए और आरएनए भी मिलेंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी हम बना देते हैं प्रोटीन्स की, जिसको कहते हैं डेराइव्ड प्रोटीन्स। ये वास्तव में प्रोटीन्स का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने के बाद बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेप्टोन्स। ठीक है। अब बारी आती है प्रोटीन की संरचना की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में देता है। प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल है, इसलिए प्रोटीन की संरचना को 4 अलग अलग लेवल्स पर पढ़ा जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4 अलग अलग लेवल पर पढ़ा जाएगा। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हमारे पास आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है सीधी, जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर की डिस्कवरी सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने की। उन्होंने इंसुलिन प्रोटीन में इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता लगाया। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक के बाद एक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़ करके लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, जिनको कि हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन का। देखिए, अगर
इसमें थोड़ा बहुत भी अगर आप चेंज कर दें तो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ में एक बड़ा चेंज आ जाता है। इसका एक उदाहरण हीमोग्लोबिन से दिया जाता है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर आप उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन को प्लेस कर दें, जो ग्लूटामिक एसिड है अगर हम उसकी जगह वेलाइन को प्लेस कर देते हैं तो इससे बनने वाला प्रोटीन एक खराब प्रोटीन हो जाता है और इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है, जिसे हम नॉर्मल तौर पर ब्लड कैंसर कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नॉर्मली आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी पॉलिंग और कोरी इन्होंने दी। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी हुई हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, वो फिर कुछ कन्फर्मेशंस के जरिए, कुछ ट्विस्टिंग बॉन्डिंग के जरिए अपनी शेप को बदल लेती हैं। जो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो फर्दर ट्विस्टिंग करके अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है और इसी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मेनली दो प्रकार की हैं। एक का नाम है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक का नाम है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, इन दोनों ही स्ट्रक्चर को पॉलिंग ने प्रपोज किया। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ तुलना करते हुए पढ़ेंगे। देखिए, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर तब बनती है जब एल्काइल समूह बड़े आकार के हों। बीटा प्लेटेड शीट समूह स्ट्रक्चर तब बनती है जब एल्काइल समूह स्मॉलर साइज के हों। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा हेलिक्स तब बनेगी जब बड़े साइज के एल्काइल ग्रुप्स होंगे और बीटा शीट तब बनेगी जब स्मॉलर साइज के एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने आप को एक स्प्रिंग की तरह रोल करना शुरू कर देती है। जिस तरह से एक स्प्रिंग होता है उस तरह से ये अपने आप को रोल कर लेती है। जबकि बीटा प्लेटेड शीट में क्या होगा कि लंबी लंबी चेन्स होंगी और ये साइड बाय साइड, जिस तरह से बुक के अंदर पेज लगे होते हैं, साइड बाय साइड इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। तो अल्फा हेलिक्स में एल्काइल समूह लार्ज होता है, बीटा प्लेटेड में एल्काइल समूह स्मॉलर होता है। अल्फा हेलिक्स में एक सर्कुलर स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है, जबकि बीटा प्लेटेड शीट में एक के ऊपर एक रखी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। दोनों ही तरह की स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज और वेंडरवाल फोर्सेस होते हैं। अल्फा हेलिक्स में एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अल्फा हेलिक्स में जो एक लूप तैयार होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो एक लूप तैयार होता है इस तरह से, इसमें लगभग 4 से कम यानी 3.6 अमाइनो एसिड्स इसको बनाने में भाग लेते हैं। 4 से कम 3.6, क्योंकि कुछ हिस्सा पानी बनाने में जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो चला जाता है। तो इसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं और यदि आप इस एक लूप में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे तो ये 13 एटम्स आते हैं। एक लूप के अंदर 13 एटम्स। तो इसी वजह से अल्फा हेलिक्स को 3.613 स्ट्रक्चर भी नाम दिया होता है। अब देखिए इसमें जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होगी। बॉन्डिंग के लिए एक लूप का CO ग्रुप और दूसरे लूप का NH2, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए जो ऊपर वाला लूप है अगर उसमें O है तो नीचे वाले लूप में H होगा और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इस तरह से ये लूप एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इन लूप्स के अंदर एक इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता आ जाती है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये भी स्प्रिंग की तरह वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर की।
देखिए जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर अपने आप को ट्विस्ट कर लेती है 3 डायमेंशंस में और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदल जाती है, जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बारी आती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। देखिए ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल पर ट्विस्टेड हो चुकी हैं, ये फिर एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। इसके लिए ये कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि प्रोटीन नहीं भी हैं उनको अपने साथ जोड़ लेती है, जिससे कि ये एक स्पेसिफिक कार्य को कर सके। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये 2 टाइप की होती है। एक में सारी जो इकाइयाँ होती हैं वो एक जैसी होंगी, जिसको आप सममांगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और एक में ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में वहाँ पे 2 श्रृंखलाएँ हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसको आप कहेंगे विषमांगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो देखिए इस तरह से जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो आप अलग अलग 4 लेवल्स पर पढ़ेंगे, और इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो प्रोटीन्स हैं उनका टेस्ट कैसे कर सकते हैं। कुछ सिंपल टेस्ट हैं जिनसे आप प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक है बायूरेट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोटीन हमारे पास है उसमें लगभग 10% NaOH सॉल्यूशन मिला करके उसे गर्म करते हैं, और फिर उसमें थोड़ा सा फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि लाल भूरे बैंगनी रंग का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो प्रोटीन है। इसके अलावा एक सिंपल टेस्ट होता है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। अगर आप किसी प्रोटीन को कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो ये पीले रंग का सॉल्यूशन बना देता है। इससे भी प्रोटीन की कन्फर्मेशन हो जाती है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि यदि हम लेबोरेटरी में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ काम कर रहे हों तो कभी कभी वो हमारे हाथ की उंगलियों पर लग जाता है। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपको अपने हाथ की उंगलियां पीले रंग की दिखाई देगी, तो वो प्रोटीन टेस्ट की वजह से ही होता है। इसके अलावा एक निनहाइड्रिन टेस्ट होता है। निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ प्रोटीन डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन देती है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि दिया गया फूड मटेरियल एक प्रोटीन है। प्रोटीन का विकृतीकरण एक बार फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है कि हर प्रोटीन अपना एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए बना होता है। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन अलग कार्य करने के लिए बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन अलग कार्य करने के लिए बनी है। तो यदि आप कोई फिजिकल या केमिकल चेंज करके प्रोटीन की इस प्रकृति को नष्ट कर देते हैं तो इसको प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। कोई भी भौतिक परिवर्तन या कोई भी रासायनिक परिवर्तन करके प्रोटीन की विशेष प्रकृति को नष्ट कर देना, ये प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। जैसे जब आप एक कच्चे अंडे को उबालते हैं तो उसके अंदर का सारा लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है। ये प्रोटीन का विकृतीकरण है। देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट फीचर ये होती है कि जब हम अंडे को उबालते हैं तो अंडा तो पूरी तरह से सील्ड बंद होता है, उसके अंदर कोई जगह नहीं होती। तो फिर वो उसका सारा जो लिक्विड है वो कहाँ चला जाता है? तो वो कहीं नहीं जाता, वो अंडे के अंदर ही रहता है और हाइड्रोजन आबंध बना करके अपने आप को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। इसी तरह जब आप दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं या पनीर में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। देखिए प्रोटीन के विकृतीकरण में एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को छोड़कर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के सभी लेवल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर समाप्त हो जाती है, टर्शरी स्ट्रक्चर समाप्त हो जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर समाप्त हो जाती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के विकृतीकरण के बाद भी बची रह जाती है। अब देखिए जो प्रोटीन का विकृतीकरण है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। यदि प्रोटीन का विकृतीकरण करने के बाद आप इसको वापस पहले जैसी स्थिति में नहीं ला सकते हैं तो ये अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण होता है। जैसे अगर आपने कच्चे अंडे को एक बार उबाल दिया
तो ये परमानेंट विकृतीकरण हो गया, अब आप इसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन यदि हम इसे पहले की स्थिति में वापस ला सकते हैं तो आप इसको कहेंगे उत्क्रमणीय विकृतीकरण। तो देखिए, ये कुछ बातें आज हमने प्रोटीन की और अमाइनो एसिड्स के बारे में की। कुछ इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से समझिए।